Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 18th January 2022 and today's important nursing MCQs for upcoming nursing competitive exams are: first question, classical sign of acute glomerulonephritis is। आपको इन चारों ऑप्शंस में से एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने पर क्लासिकल साइन के रूप में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी, इसे सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, जनरलाइज्ड एडिमा स्पेशली ऑफ फेस एंड पेरीऑर्बिटल एरिया। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के पेशेंट के पूरे शरीर पर एडिमा देखने को मिलेगी, यानी जनरलाइज्ड एडिमा देखने को मिलेगी, और स्पेशली यदि कहा जाए तो फेस और पेरी ऑर्बिटल एरिया पर। ऑप्शन बी कहता है फीवर और सोर थ्रोट कंडीशन देखने को मिलेगी। ऑप्शन सी कहता है हाइपोटेंशन और डिजीनेस देखने को मिलेगा। डिजीनेस का मतलब है वर्टिगो या चक्कर आना। ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने पर पेशेंट के पूरे शरीर पर एडिमा होती है, और स्पेशली आप उसका चेहरा यदि देखेंगे तो उसके फेस और पेरी ऑर्बिटल एरिया में। पेरी ऑर्बिटल एरिया का मतलब है जिस कैविटी में आईज सिचुएटेड होती हैं उसके आसपास के एरिया में। आइए इसे और बेहतर समझें। Glomerulonephritis is a type of kidney disease in which the part of your kidneys that helps to filter waste and fluids from the blood is damaged. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें हमारी किडनी या गुर्दे प्रभावित होते हैं। इस डिजीज में किडनी का वह पार्ट डैमेज हो जाता है जो कि ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करता है, या यूं हम कह सकते हैं कि इसमें बेसिकली हमारे नेफ्रॉन्स डैमेज होते हैं। Classical sign of acute glomerulonephritis is generalized edema, especially of the face and periorbital area. इसके क्लासिकल साइन के रूप में जनरलाइज्ड एडिमा स्पेशली ऑन फेस ऑन पेरीऑर्बिटल एरिया देखने को मिलती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, fever with sore throat or impetigo precedes 2-3 weeks before the onset of disease. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने से 2 से 3 सप्ताह पहले पेशेंट को थ्रोट इन्फेक्शन या इम्पिटिगो जैसी स्किन कंडीशंस होती हैं और साथ ही फीवर देखने को मिलता है। यूरिन इज स्कैंटी and smoky that contains red blood cells and white blood cells and cast. इस पेशेंट का जो यूरिन होगा वो आपको स्कैंटी स्मोकी दिखाई देगा, और इसके यूरिन में आरबीसी डब्ल्यूबीसी की प्रेजेंस देखी जाएगी। पस सेल्स आर प्रेजेंट इन पाइलोनेफ्राइटिस। अगर किसी क्लाइंट के यूरिन में आपको पस सेल्स मिल रही हैं तो ये कंडीशन पाइलोनेफ्राइटिस कहलाती है। टेक स्क्रीनशॉट। पेशेंट हैज मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन बट नॉट हाइपोटेंशन। याद रखिएगा, इस कंडीशन में पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा, ना कि हाइपोटेंशन। होपफुली दिस कंडीशन इज क्लियर। Next, a patient with chronic renal failure has developed erythrocytopenia. The nurse should monitor the patient for
एक क्रॉनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है, इसमें इरिथ्रोसाइटोपिनिया कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो इस पेशेंट में एज अ नर्स आप क्या मॉनिटर करेंगे? डिस्पनिया एंड साइनोसिस, ब्लीडिंग टेंडेंसीज, फैटीग एंड वीकनेस, डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन। The right answer is option C। यहाँ पर इस पेशेंट में हम फैटिक और वीकनेस को मॉनिटर करेंगे। आइए रैशनल जान लें। एरिथ्रोसाइटोपिनिया और डिक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द diminished cellular oxygenation leading to fatigue and weakness। देखिए, अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक रीनल फेलियर डिजीज है और इस वजह से उसमें आरबीसी की संख्या यदि कम हो जाए तो ये कंडीशन एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहलाती है। हम सभी जानते हैं आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचाने का काम किया जाता है। अब अगर बॉडी में आरबीसी ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, और अगर सेल्स को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इनकी जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, और इसकी वजह से पेशेंट को फैटिक और वीकनेस फील होगी। तो हम कह सकते हैं आरबीसी की संख्या कम होने के कारण पेशेंट को फैटिग और वीकनेस फील होगा। डिस्पनिया एंड साइनोसिस इन सीआरएफ ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड रिजल्टिंग इन पल्मोनरी एडिमा। याद रखिएगा, क्रॉनिक रीनल फेलियर कंडीशन में किडनी के द्वारा बॉडी के एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड को या वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाला नहीं जा पा रहा, तो इस वजह से बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, और इस एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड के कारण पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाता है। पल्मोनरी एडिमा का मतलब है कि पेशेंट के लंग्स के आसपास एक्स्ट्रा फ्लूइड का डेवलप हो जाना, और इस एक्स्ट्रा फ्लूइड की वजह से जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं हो पाते, जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्पनिया और साइनोसिस जैसी कंडीशन डेवलप होती है। एक बार फिर से समराइज करते हैं दोनों ही पॉइंट्स को। जब किसी पेशेंट के अंदर रीनल फेलियर होता है, किडनीज प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं, तो पर्सन की बॉडी में इरिथ्रोपोइटिन नाम के सब्सटेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और पेशेंट में आरबीसी की संख्या कम होने लगती है। इसी कंडीशन को हम इरिथ्रोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। जब पेशेंट में आरबीसी की संख्या कम होती है तो बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजन की मात्रा भी कम पहुंचाई जा पाती है, क्योंकि हम जानते हैं आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। अगर बॉडी सेल्स तक, टिश्यू तक ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी तो पेशेंट को फैटिग और वीकनेस फील होगा। इसके अलावा किडनी जब प्रॉपर काम नहीं करती हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर कंडीशन होता है, तो बॉडी का जो फ्लूइड है, अनावश्यक फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, यूरिन के थ्रू किडनीज बाहर नहीं निकाल पाती हैं, और इस वजह से पेशेंट की बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, और ये फ्लूइड अब लंग्स के चारों ओर जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स जो है फैल नहीं पाते, एक्सपेंड नहीं हो पाते, जिसकी वजह से पेशेंट में इम्प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज होता है और पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी डिस्पनिया होने लगता है, और फाइनली साइनोसिस डेवलप होता है। रिमेनिंग ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। हमने इस ऑप्शन को क्लियर कर लिया, इस ऑप्शन को क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं ब्लीडिंग टेंडेंसीज की। जब पेशेंट का रीनल फेलियर एडवांस लेवल में जाता है
यानी रीनल फेलियर और ज़्यादा क्रिटिकल स्टेट में चला जाता है, उस समय पेशेंट की जो प्लेटलेट्स हैं वो प्रभावित होने लगती हैं और प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो पाता, जिससे पेशेंट में ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। पेशेंट में डेवलप हो रहा इन्फेक्शन ये पेशेंट के इम्यून सिस्टम के प्रभावित होने के कारण होता है, न कि रीनल फेलियर के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, small painful nodes on fingers and toes that are called Osler's nodes are seen in which disease condition? किसी पेशेंट के फिंगर्स और टो पर स्मॉल पेनफुल नोड्स का पाया जाना, जो कि ऑसलर्स नोड के नाम से जाना जाता है, नीचे बताए ऑप्शंस में से किस डिजीज में देखने को मिलेगा? रिमेटॉइड अर्थराइटिस में, इन्फेक्टिव कार्डाइटिस में, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, या फिर मायोकार्डाइटिस कंडीशन में। सिंपली आपको बताना है ऑसलर्स नोड जो हैं वो कौन सी कंडीशन में देखे जाते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। याद रखिएगा, ऑसलर्स नोड कह लीजिए या फिर जैनवे लीजन कह लीजिए, ये दोनों ही इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में देखे जाते हैं, या यूं कह लें कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के कार्डिनल साइंस के रूप में ऑसलर नोड्स एंड जैनवे लीजन्स देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following appropriate measures to prevent DVT and its complication except? इन चारों में से आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि डीवीटी और इसके कॉम्प्लिकेशंस को डेवलप होने से नहीं रोकेगा। डीवीटी का मतलब है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। आपका ऑप्शन ए है, patient should observe spatial body positioning and perform indicated exercises। आप इस पेशेंट को कुछ विशेष बॉडी पोजीशंस नहीं लेने देंगे, साथ ही उसे एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, पेशेंट शुड वियर इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। इस पेशेंट को आप इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनाएंगे। ऑप्शन सी, पेशेंट शुड यूज इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन। हम इस पेशेंट को इस डीवीटी और इसके कॉम्प्लिकेशंस से प्रिवेंट करने के लिए इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस पहना सकते हैं। ऑप्शन डी, शुड बी डिले फॉर एम्बुलेशन आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट एडिशनल कॉम्प्लिकेशन। सर्जरी के बाद हम इस पेशेंट को घूमने फिरने के लिए, जल्दी घूमने फिरने के लिए मना कर देते हैं ताकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहां पर ऑप्शन डी सही नहीं है। इसके बारे में जान लेते हैं। आफ्टर सर्जरी द पेशेंट शुड बी एम्बुलेट एज सुन एज पॉसिबल टू प्रिवेंट एटेलेक्टेसिस, डीवीटी एंड अदर प्रॉब्लम्स। सर्जरी के बाद पेशेंट को अर्ली एम्बुलेशन के लिए कहा जाता है, यानी पेशेंट से कहा जाता है जब आप कुछ ठीक महसूस करें तो घूमना फिरना शुरू कर दें ताकि आप में एटेलेक्टेसिस और डीवीटी जैसे कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हों। लेकिन ऑप्शन 4 में कहा गया था कि हम पेशेंट को अर्ली एम्बुलेशन से मना करेंगे, जो कि गलत है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, इस चीज को दिमाग में रख के आपको आंसर करना था। ऑप्शन ए में बताया गया था कि पेशेंट को हम
एक विशेष बॉडी पोजीशन ना मेंटेन करने और एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे। एक्सरसाइज करने की वजह से सर्कुलेशन बेहतर होगा, स्ट्रेसेस नहीं होगा और बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा, तो डीवीटी डेवलप नहीं होगा। इस वजह से हम इसे सही मान सकते हैं। ऑप्शन बी में कहा गया था इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनाएंगे। अगर हम पेशेंट को इलास्टिक कंप्रेसिव स्टॉकिंग्स पहनाते हैं तो ब्लड वेसल्स कंप्रेस रहती हैं और वीनस रिटर्न बेहतर हो जाता है और यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन या थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने की संभावना कम से कम रहती है। तो ये ऑप्शन भी सही माना जाएगा। और थर्ड ऑप्शन कहता है इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन। आपने सुना होगा डीवीटी पंप करके एक डिवाइस आता है जिसको हम पेशेंट के लोअर लेग में कफ एरिया में बांध देते हैं। इस कफ में समय समय पर एयर फिल होती है जिससे प्रेशर बनता है, फिर एयर रिलीज होती है तो प्रेशर हट जाता है। ऐसे डिवाइसेस को यदि आप पेशेंट में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी डीवीटी डेवलप होने की संभावना बहुत ही कम होगी। सो ऑप्शन ए और बी और सी की सहायता से हम डीवीटी के डेवलपमेंट को रोक सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं, जबकि ऑप्शन डी के अनुसार हम इस डीवीटी को डेवलप होने से नहीं रोक पाते। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सुटेबल पोजीशन यूज्ड ड्यूरिंग शॉक। आपको बताना है अगर कोई पेशेंट शॉक में चला जाए तो उसे कौन सी पोजीशन दी जानी चाहिए। नी चेस्ट पोजीशन, सिम्स लैटरल पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन या फिर सुपाइन पोजीशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। शॉक वाले पेशेंट को हम ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं। शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल से कम हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट में पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाता है। अब ब्लड लॉस के कारण पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड की मात्रा काफ़ी कम हो गई है। इस सिचुएशन को हम हाइपोवॉलेमिक शॉक या शॉक के नाम से जानते हैं। आइए जान लेते हैं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन एग्जैक्टली होती कैसे है। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन को एफ ट्रेंडलबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये जर्मन सर्जन थे। अ पोजीशन इन विच पेशेंट्स हेड इज लो एंड द बॉडी लेग्स आर ऑन एन एलिवेटेड विथ द इंक्लाइंड प्लेन। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन को हम पेशेंट का जो हेड वाला पार्ट है उसे लेग पार्ट की तुलना में हल्का सा नीचे रखते हैं। सिंपली हम पेशेंट को इस प्रकार से लिटाते हैं कि उसका जो हेड एंड है वो पैर साइड से थोड़ा नीचे हो, ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो रिटर्न प्रॉपर तरीके से हो सके। दिस इज द ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। This position is mainly used in abdominal surgery and hypovolemic shock। याद रखिएगा, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का इस्तेमाल एब्डोमिनल सर्जरी और हाइपोवॉलेमिक शॉक के दौरान किया जाता है। In treating shock, this position is also usually used, but if there is associated head injury, the head should not be kept lower than the trunk। याद रखें, इस पोजीशन को आप उन पेशेंट में कभी भी नहीं देंगे जिन पेशेंट को हेड इंजरी है। अगर आपने हेड इंजरी वाले पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दे दी तो उनमें इंजरी वाली साइड से ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाएगी और पेशेंट में हाइपोवॉलेमिक शॉक और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। तो कभी भी आप हेड इंजरी वाले पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देंगे, या यूं कह सकते हैं इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विथ हेड इंजरी। क्वेश्चन नंबर 6, while assessing for pressure sore, the nurse noted damage involving topmost skin layers। This suggests आपको यहाँ पर किस डिग्री का, किस ग्रेड का प्रेशर सोर है, बेड सोर है,
उसे बताना है। पेशेंट की जो बॉडी की अपर स्किन है, टॉप मोस्ट स्किन लेयर है, वो डैमेज हो गई है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, डैमेज हो गई है। ऑप्शन 1 ग्रेड 1 प्रेशर सोर, ऑप्शन 2 ग्रेड 2 प्रेशर सोर, ऑप्शन 3 ग्रेड 3 प्रेशर सोर, ऑप्शन 4 ग्रेड 4 प्रेशर सोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखें, अगर आपने आंसर 1 दिया है तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर डैमेज शब्द पर आपको गौर करना था। ग्रेड 1 प्रेशर सोर का मतलब होता है ऐसा प्रेशर सोर जिसमें पेशेंट की स्किन, अपर स्किन डैमेज नहीं हुई है, सिर्फ वहाँ पर रेडनेस है। तो इस सिचुएशन को ग्रेड 1 प्रेशर सोर कहते हैं। अगर पेशेंट की अपर स्किन डैमेज हो गई, वहाँ पर हल्का भी कट है, तो इसका मतलब है कि स्टेज 2 प्रेशर सोर है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रैक्सटन्स हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस आर। ब्रैक्सटन्स हिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है? प्रेगनेंसी uterine contractions in pregnancy, uterine contractions that occurs after delivery of baby, cardiac contractions in pregnancy, none of the above. The right answer is option A. Uterine contractions in pregnancy is called Braxton Hicks contraction. प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहलाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शंस इतने इफेक्टिव नहीं होते कि डिलीवरी करवा सकें, इसलिए इसे हम कई बार फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शंस या फॉल्स लेबर पेन के रूप में भी जानते हैं। Question number 8. Dusky hue or bluishness of the vestibule and anterior vaginal wall during pregnancy is known as. प्रेगनेंसी के दौरान एंटीरियर वेजाइनल वॉल का ब्लू हो जाना क्या कहलाता है? जैक्वेमर साइन, गुडेल साइन, हैगर साइन या ओसिएंडर साइन? The right answer is option A. It is called जैक्वेमर साइन। आइए प्रेगनेंसी में देखे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट साइंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला साइन है हैगर साइन। सॉफ्टनिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट सीन एट 6 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। प्रेगनेंसी के दौरान छठे सप्ताह में यूट्रस के लोअर पार्ट का सॉफ्ट हो जाना हैगर साइन कहलाता है। नेक्स्ट, गुडेल साइन। प्रेगनेंसी में चौथे से छठे सप्ताह के बीच सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना गुडेल साइन कहलाता है। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, चैडविक साइन। ब्लूइश और वॉयलेट कलरेशन ऑफ वेजाइना, सर्विक्स और वल्वा at 4 weeks of gestation, it is known as जैक्वेमर साइन। याद रखिएगा, 4 वीक के गेस्टेशन पर सर्विक्स या वेजाइना का ब्लूइश डिस्कलरेशन चैडविक साइन कहलाता है। नेक्स्ट साइन, ओसिएंडर साइन। It is a increased pulsation felt through the lateral fornix of vagina at 8th week of gestation. 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना में पल्सेशन, इंक्रीज्ड पल्सेशन फील करना ओसिएंडर साइन कहलाता है। नेक्स्ट साइन आता है पिस्कासेक साइन। इट इज अ सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन में यूट्रस इक्वली एनलार्ज ना होकर किसी एक साइड में ज़्यादा बड़ा दिखाई दे तो ये कंडीशन
पिस्कासेक साइन के नाम से जानी जाती है। ये सभी साइंस इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। पाल्मर साइन, it is systemic and regular uterine contraction that felt by the bimanual examination। जब प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने हाथों से, हथेलियों से यूट्रस का एग्जामिनेशन करते हैं और वहाँ पर आपको सिस्टमिक रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं, तो ये कंडीशन पाल्मर साइन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आता है बैलॉटमेंट। इट इज रीबाउंड ऑफ fetus against the examiner's fingers on palpation। याद रखिएगा, बैलोटमेंट एक ऐसी कंडीशन है जिसे आप इंटरनली और एक्सटर्नली चेक कर सकते हैं। इंटरनल बैलोटमेंट को चेक करने के लिए आप प्रेग्नेंट वुमेन की वेजाइना से फिंगर इंसर्ट करके बेबी को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, जिसके बाद बच्चा कुछ ऊपर मूव करके वापस आकर आपके हाथों में फील होता है, तो इस कंडीशन को इंटरनल बैलोटमेंट कहते हैं और ये 16 वीक पर देखा जाता है। एक्सटर्नल बैलोटमेंट को फील करने के लिए आप पेशेंट के एब्डोमेन एरिया पर, जहां पर बेबी मौजूद है, उस एरिया पर एक साइड से लेटरल साइड पर टैप करते हैं, सो बच्चा दूसरे साइड पर, दूसरे लेटरल साइड पर रखे हाथ पर फील होता है। इसे हम एक्सटर्नल बैलोटमेंट कहते हैं। ये आप 20th वीक पर फील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल अनदर नेम ऑफ। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल का दूसरा नाम आपको बताना है। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट या ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट। आइए इसके बारे में और जान लें। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट आर द ones which form bulk of quantity and also they are the one which provide energy for production of organic functions, hence they are called proximate principle of food। हमारे बॉडी में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड किया जाता है। ये बॉडी की मेजर एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और इसी वजह से इन्हें प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स बताना है आपको। ऑरेंज, एग, आंवला या फिर एप्पल। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आंवला is the right choice। Next question, protruding abdomen and tongue, short and broad feet and hands are symptoms of। अगर किसी पर्सन में एब्डोमेन और टंग हमेशा बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं, प्रोट्रूडिंग रहती हैं, और इस पर्सन के हाथ और पैर भी छोटे और चौड़े हैं, तो ऐसे पर्सन्स किस डिजीज कंडीशन से सफरिंग होते हैं? स्क्रैबी, मेनिंजाइटिस, सेरिब्रल पाल्सी या फिर डाउन सिंड्रोम। प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन एंड टंग, शॉर्ट एंड ब्रॉड फीट एंड हैंड्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इस प्रकार के पेशेंट्स डाउन सिंड्रोम के कहलाते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स को जान लें। डाउन सिंड्रोम इज अ कंडीशन इन विच चाइल्ड इज बोर्न विथ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ देयर 21st क्रोमोसोम, हैंस इट्स अनदर नेम इज ट्राइसोमी 21। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें बच्चे में 21 नंबर क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी होती है। इसी वजह से हम इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से जानते हैं। दिस कॉजेज फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट डिलेज एंड डिसेबिलिटी।
इस प्रकार से के डिजीज से सफरिंग बच्चों में फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंटल डिलेज देखे जाते हैं, डिसेबिलिटीज देखी जाती हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 12, distance between midpoint of the chin to highest point of the sagittal suture in a fetal skull is known as। आपको बताना है किसी बच्चे में, किसी पर्सन में चिन से लेकर सैजाइटल सूचर के हाईएस्ट पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को आप किस नाम से जानते हैं? मेंटो वर्टिकल, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल या फिर सब मेंटो ब्रैग्मेटिक? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इसे हम मेंटो वर्टिकल के नाम से जानते हैं, मेंटो वर्टिकल डायमीटर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन अ डिजास्टर अकर्स द नर्स मे हैव टू ट्रीट मैन हिस्टीरिया फर्स्ट। किसी डिजास्टर की सिचुएशन में हिस्टीरिया वाले पर्सन को पहले ट्रीट करना होता है। विच रेस्पॉन्स इंडिकेट दैट एन इंडिविजुअल शुड बी केयर्ड फर्स्ट। इन चारों ऑप्शंस में से उस रेस्पॉन्स को सेलेक्ट कीजिए जो रिस्पॉन्स किसी पर्सन में देखने को मिले तो उसे आप सबसे पहले ट्रीट करेंगे। ऑप्शन ए पैनिक, कोमा, यूफोरिया या डिप्रेशन। The right answer is option A, it is panic. Let's see the rationale. People in panic may initiate group panic reaction even in those who appear to be in control. डिज़ास्टर की कंडीशन में अगर कोई पर्सन पैनिक सिचुएशन में है तो इस एक पर्सन के पैनिक स्टेट के कारण ग्रुप पैनिक रिएक्शन कंप्लीटली क्रिएट हो सकती है। सो ग्रुप पैनिक रिएक्शन क्रिएट ना हो जाए, इसे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इस पैनिक वाले पेशेंट को ट्रीट करना आवश्यक है। अगर कोई पर्सन कोमा में है तो उसे पहले ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये दूसरों को इफेक्ट नहीं करेगा। सेम सिचुएशन डिप्रेशन वाले पेशेंट में रहेगी क्योंकि डिप्रेशन वाला पेशेंट तो हमेशा एक साइड में चुपचाप बैठा रहेगा, वो दूसरों को प्रभावित नहीं करता। यूफोरिया वाले पेशेंट भी दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पैनिक वाले पेशेंट ग्रुप पैनिक रिएक्शंस क्रिएट करवा सकते हैं, इस वजह से इन्हें सबसे पहले ट्रीट करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ टंग सेंसेस स्वीटनेस। आपको बताना है कि हमारी जो टंग है, जीभ है, इसका कौन सा पार्ट स्वीटनेस को यानी मीठे स्वाद को आइडेंटिफाई करता है? एंटीरियर पार्ट यानी आगे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर पार्ट यानी पीछे वाला हिस्सा, लेटरल पार्ट यानी साइड वाला हिस्सा, मिड पार्ट यानी बीच वाला हिस्सा। इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस पार्ट को सेलेक्ट करना है जो कि स्वीट टेस्ट को असेस करता है, आइडेंटिफाई करता है, सेंस करता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्वीटनेस। हमारी जीभ का जो सबसे आगे वाला भाग है, एंटीरियर पोर्शन है, इसी जगह से हमें स्वीट टेस्ट को फील होता है। इसके अलावा हमारी जीभ के पोस्टीरियर पार्ट से, बैक पार्ट से बिटर टेस्ट यानी कड़वे स्वाद का अनुभव होता है और हमारी जीभ के लेटरल साइड से हमें साल्टी या सौर स्वाद का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर बाइलेटरल हियरिंग लॉस ऑफ अ क्लाइंट। किसी क्लाइंट में बाइलेटरल हियरिंग लॉस है, इस चीज को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाएंगे आप?
वेबर, एलन, रेने, रॉमबर्ग? Excuse me. The right answer is option A. We will do Weber test to assess the bilateral hearing loss in a client. Take screenshot for your revision. All are the important tests. वेबर टेस्ट का इस्तेमाल हम बाइलेटरल हियरिंग लॉस के असेसमेंट के लिए करते हैं। रिने टेस्ट का इस्तेमाल कंडक्टिव हियरिंग लॉस के लिए करते हैं। रॉमबर्ग टेस्ट का इस्तेमाल बॉडी बैलेंस के असेसमेंट के लिए किया जाता है। और एलन टेस्ट जो है रेडियल आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए किया जाता है। इसे जनरली एबीजी सैंपल लेने से पहले परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोलोस्टॉमी दैट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम एक्सेप्ट वन। आपको उस कोलोस्टॉमी टाइप को सेलेक्ट करना है जो कि लंबे समय के लिए नहीं होती। ऑप्शन ए वेट कोलोस्टॉमी, परमानेंट कोलोस्टॉमी, एंड कोलोस्टॉमी, लेफ्ट कोलोस्टॉमी। The right answer is option A, wet colostomy. वेट कोलोस्टॉमी लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं की जाती। आइए इसके बारे में जान लें। राइट कोलोस्टॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी कोलोस्टॉमी और वेट कोलोस्टॉमी। इट इज डन फॉर 6 to 8 weeks। राइट कोलोस्टॉमी जो है यानी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के राइट साइड में अगर स्टोमा बनाया गया है तो ये टेम्परेरी कोलोस्टॉमी के रूप में जानी जाती है या इसे वेट कोलोस्टॉमी कहते हैं। और ये 6 to 8 weeks के लिए होती है यानी अप टू 2 months के लिए होती है। लेफ्ट कोलोस्टॉमी जिसे आप सिग्मोइड कोलोस्टॉमी, एंड कोलोस्टॉमी, परमानेंट कोलोस्टॉमी या ड्राई कोलोस्टॉमी के नाम से जानते हैं। Question number 18. Deficiency of oxygen into unconscious shock patient checked by nurse through which sign? कोई अनकॉन्शियस शॉक का पेशेंट है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी को आपको यदि चेक करना है तो किस साइन से करेंगे? साइनोसिस से, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन से, ब्रेडिपनिया से या फिर नमनेस से? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, साइनोसिस। याद रखिएगा अनकॉन्शियस पेशेंट में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को साइनोसिस के द्वारा असेस करेंगे। साइनोसिस का मतलब है इस पेशेंट के कुछ विशेष बॉडी पार्ट्स ब्लूइश कलर के तो नहीं हो गए हैं, इस चीज को असेस करके। क्वेश्चन नंबर 19. टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज्ड फॉर हेड इंजरी। हेड इंजरी में हम कौन सी बैंडेज इस्तेमाल करते हैं? स्पाइरल, फिगर ऑफ 8, कैपलाइन या स्लिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कैपलाइन बैंडेज। याद रखिएगा अगर किसी क्लाइंट को हेड इंजरी हुई है तो उसके सर पर कैपलाइन बैंडेज बांधी जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स इंसर्शन ऑफ ट्यूब थ्रू द नोज इनटू द स्टमक इज नोन एज। उस प्रोसीजर का नाम बताएं जिसमें किसी ट्यूब को नोज से इंसर्ट करके स्टमक तक पहुंचाया जाता है। ऑप्शन ए नेजोगैस्ट्रिक इरिगेशन, ऑप्शन बी नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक गावाज, ऑप्शन डी एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। सिंपली आप जिसे एनजी ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.